बिल्कुल। आज हम गोता लगा रहे हैं विजुअल कम्युनिकेशन की दिलचस्प दुनिया में, मतलब दृश्य संचार। कभी सोचा है कैसे कोई तस्वीर, कोई रंग या कोई पैटर्न बिना एक शब्द कहे भी हमसे बात कर सकता है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। सोशल मीडिया वाले ग्राफिक्स जो फौरन ध्यान खींचते हैं, फिर वो पैचवर्क रजाइयाँ जिनमें कहानियाँ और भावनाएं बुनी होती हैं, और हाँ, किसी भी हाथ की बनी चीज़ में जो विजुअल लैंग्वेज होती है, उसके बेसिक्स भी समझेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि ये विजुअल्स, ये छवियां आखिर काम कैसे करती हैं, और ये सारी जानकारी, ये विश्लेषण omimai.com की सामग्री पर आधारित है। बिल्कुल। आज बात इसी पर होगी कि ये दृश्य हमसे कैसे जुड़ते हैं, हमें क्या महसूस कराते हैं, और कभी-कभी तो हमारे फैसले भी बदल देते हैं, चाहे वो फोन स्क्रीन पर हो, किसी कपड़े पर हो या किसी हाथ से बनी मूर्ति में। ये एक तरह की कह सकते हैं खामोश जुबान है, जिसे हम सब अनजाने में ही समझते हैं। तो चलिए इसी खामोश जुबान को समझने की शुरुआत करते हैं। और कहाँ से? आज की सबसे तेज रफ्तार वाली जगह, सोशल मीडिया से। ओ omai.com के एक विश्लेषण में ये बात सामने आई कि यहाँ ध्यान खींचने के लिए मुश्किल से 3 से 7 सेकंड मिलते हैं। सिर्फ 3 से 7 सेकंड? हाँ, इतनी सी देर में डिजाइन कितना जरूरी हो जाता है ना। बहुत ज्यादा। आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप मेहमानों के लिए फलों की थाली सजा रही हैं। हाँ, तो क्या आप सारे फल बस एक कोने में डाल देंगी? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सजाकर रखूंगा। हाँ, आप चाहेंगी कि वो सुंदर दिखे, संतुलित लगे, है ना? हाँ, ग्राफिक डिजाइन में भी यही होता है। पहला सिद्धांत है संतुलन और संरेखण, बैलेंस एंड अलाइनमेंट। जैसे थाली में फल, कटोरी, सजावट सब करीने से रखते हैं, वैसे ही एड में तस्वीरें, टेक्स्ट, बटन सब सही जगह पर होने चाहिए। अच्छा, पर संतुलन का मतलब क्या हमेशा सिमेट्री ही है? मतलब दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा? नहीं, जरूरी नहीं। संतुलन फॉर्मल मतलब सिमेट्रिकल हो सकता है, जहां दोनों हिस्से एक जैसे दिखें, लेकिन इनफॉर्मल मतलब एसिमेट्रिकल संतुलन वो अक्सर ज्यादा दिलचस्प लगता है। बिल्कुल। जैसे थाली में एक तरफ फलों का गुच्छा हो और दूसरी तरफ शायद उतनी ही वजनदार दिखने वाली कोई डिप की कटोरी। हाँ, वजन बराबर लगे आंखों को, भली दिखें अलग। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर अक्सर ये एसिमेट्रिकल बैलेंस ज्यादा डायनामिक, ज्यादा आकर्षक लगता है, और सब कुछ सलीके से रहे, इसके लिए डिजाइनर अक्सर ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हुआ संतुलन। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है कॉन्ट्रास्ट, विपरीतता। सोचिए, आपकी फलों की थाली लाल है ना? हाँ, और आप उसी पर लाल रंग से ही लिख दे वेलकम। दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल है। शायद नहीं। आपको एक अलग विपरीत रंग चुनना होगा, जैसे सफेद या पीला, ताकि वो मैसेज उभर कर आए। कॉन्ट्रास्ट ध्यान खींचने के लिए तो कमाल का टूल है, पर हाँ, एक गलती भी होती है यहाँ। क्या? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल हर चीज को चमकाने की कोशिश में डिजाइन कंफ्यूजिंग और थकाने वाला बन सकता है। कंट्रास्ट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, सिर्फ सबसे जरूरी चीज पर ध्यान दिलाने के लिए। सही कहा, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कहने जैसा। और अगला सिद्धांत? पदानुक्रम, हायरार्की। हाँ, पदानुक्रम और अनुपात, हायरार्की और प्रोपोर्शन। आपकी थाली में सबसे खास क्या है? मान लीजिए बीच में रखी वो स्ट्रॉबेरी की सजावट। हाँ, मान लिया। तो आप चाहेंगी कि मेहमान की नजर सबसे पहले उसी पर जाए। डिजाइन में भी यही होता है। वो सेल वाले पोस्टर याद हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, बड़े बड़े अक्षरों में सेल या 50% ऑफ सबसे बड़ा क्यों लिखा होता है? क्योंकि वही मेन मैसेज है। बाकी जानकारी, तारीख, पता, शर्तें वो छोटी होती हैं। डिजाइनर तय करता है कि देखने वाले की नजर पहले कहाँ जाए, फिर कहाँ और फिर कहाँ। बड़ी दिलचस्प है कि हायरार्की सिर्फ साइज से नहीं बनती है ना, रंग या खाली जगह उससे भी तो बन सकती है। बिल्कुल सही। कभी-कभी सबसे छोटी चीज भी अगर सही जगह और सही कॉन्ट्रास्ट के साथ रखी हो तो सबसे पहले ध्यान खींच सकती है। ये सब तरीके हैं नजर को गाइड करने के, और इसी से जुड़ा है चौथा सिद्धांत, सफेद जगह, व्हाइट स्पेस, या कह लीजिए नेगेटिव स्पेस। थाली में फलों के बीच थोड़ी खाली जगह क्यों जरूरी है? ताकि फल एक दूसरे में घुसे हुए ना लगे, थोड़ा खुला खुला साफ दिखे। हाँ, और उससे भी ज्यादा व्हाइट स्पेस डिजाइन को एक तरह से सांस लेने की जगह देता है। ये ना सिर्फ चीजों को साफ दिखाता है, बल्कि डिजाइन को ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड महसूस करा सकता है। अच्छा।
चीजों को उलझावा दिखाने से बचाता है और मेन एलिमेंट्स पर फोकस बढ़ाता है। एक असरदार एड में अक्सर कहते हैं कि 40% या उससे ज्यादा खाली जगह होनी चाहिए। 40%? हाँ। अच्छा, काफी ज्यादा। हाँ, मतलब उसे सांस लेने की जगह चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत, बैलेंस, कंट्रास्ट, हायरार्की, वॉइड स्पेस, ये सब मिलकर उस 3 सेकंड वाले चैलेंज से निपटने में मदद करते हैं। मतलब अगर 3 सेकंड में देखने वाले को समझ नहीं आया कि ये पोस्ट किस बारे में है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और संदेश समझने के बाद उसे करना क्या है, यहीं पर वो कॉल टू एक्शन। हाँ, कॉल टू एक्शन, CTA। जैसे शॉप नाउ या लर्न मोर बटन की जरूरत पड़ती है ना। बिल्कुल। और वो CTA अक्सर वही रखा जाता है जहां देखने वाले की नज़र मैसेज पढ़ने के बाद स्वाभाविक रूप से पहुंचती है। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक आसान और असरदार विजुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये सोशल मीडिया ग्राफिक्स के कुछ अहम नुक्ते थे, जैसा कि omai.com के विश्लेषण में बताया गया है। ये डिजाइन सिद्धांत तो डिजिटल दुनिया में बहुत काम के हैं, लेकिन यही विजुअल समझ हमें एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा इमोशनल कला में भी दिखती है, पैचवर्क रजाइयाँ। हाँ, पैचवर्क रजाइयाँ। ये सिर्फ गर्म रखने वाले कंबल नहीं है, ये तो इतिहास, भावनाएं और आजकल तो सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, इन सब की कहानियां कहती हैं। सही कहा। पैचवर्क की कला तो हजारों साल पुरानी मानी जाती है और रजाई बनाने की तकनीक भी सदियों पुरानी है। सोचिए, 18वीं सदी की बनी कुछ रजाइयाँ आज भी मौजूद हैं। अरे वाह! इन्हें बनाने का तरीका भी खास है। अलग अलग कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको जोड़कर एक बड़ा डिजाइन बनता है। ये टुकड़े पुराने कपड़ों से, चादरों से भी हो सकते हैं, या फिर खास क्विल्टिंग के लिए जो बिकते हैं फैट क्वार्टर, उनसे भी। फैट क्वार्टर? अच्छा। हाँ। फिर इस ऊपर वाली लेयर को बीच में रुई या वेडिंग और नीचे एक और कपड़े की लेयर, इन तीनों को मिलाकर सिला जाता है। इसी को क्विल्टिंग कहते हैं। इसमें महीनों, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। और ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये तो जैसे कहानियां बुनना है। omai.com पर इन रजाइयों के पैटर्न के हिसाब से उन्हें समझने की कोशिश की गई है। एक होती हैं अलंकारिक रजाइयां, फिगरेटिव। इनमें क्या होता है, इनमें अक्सर फैमिली सीन्स, यादगार पल या सिंबल्स बने होते हैं। कुछ रजाइयां तो किसी के बचपन के कपड़ों के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। अच्छा। वो उन्हें और भी खास बना देती हैं। एक दिलचस्प थ्योरी भी है, हालांकि पक्के सबूत नहीं है, कि अमेरिका में 19वीं सदी में अंडरग्राउंड रेलरोड के जरिए जो गुलाम भागते थे, हाँ, सुना है उसके बारे में। उनकी मदद के लिए रजाइयों पर सीक्रेट कोड सिले जाते थे। क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो ये रजाइयाँ उनके लिए नक्शे या मैसेज का काम करती थीं। वाह, ये तो कमाल है अगर ये सच है तो। और दूसरी तरह की रजाइयाँ? दूसरी हैं ज्यामितीय रजाइयाँ, ज्योमेट्रिक। इनमें स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन, स्टार, ऐसे पैटर्न बहुत सफाई से, सटीकता से दोहराए जाते हैं। देखने में भले ही सिंपल लगे, पर इन्हें बनाने के लिए मैथ्स और ज्योमेट्री की अच्छी समझ चाहिए। रेचल बुशेल जैसी आर्टिस्ट हैं जो ऐसी कमाल की रजाइयाँ बनाती हैं। उन्होंने कहा भी है, मेरी सभी रजाइयाँ प्यार के लिए बनाई गई हैं, पैसे के लिए नहीं। ये उनके पैशन को दिखाता है। बिल्कुल, ये तो दिखता है। और तीसरी किस्म? तीसरी है अमूर्त रजाइयाँ, एब्स्ट्रैक्ट। विक्टोरियन जमाने की क्रेजी क्विल्टिंग इसका एक मशहूर उदाहरण है। उसमें सिल्क, सैटिन, वेलवेट जैसे महंगे कपड़ों के बेतरतीब टुकड़े जोड़े जाते थे और उन पर भारी कढ़ाई की जाती थी। ये रजाइयाँ अमीरी और कला का शोकेस होती थीं। लेकिन इन रजाइयों का सबसे गहरा पहलू शायद उनका इमोशनल कनेक्शन है, खासकर परिवारों में। बिल्कुल। आज भी कई घरों में माँ या दादी अपने बच्चों या पोते पोतियों के लिए खास मौकों पर रजाई बनाती हैं। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं होता, ये प्यार, सुरक्षा, अपनेपन का एहसास बन जाता है। omai.com पर ऐसी ही कुछ दिल छूने वाली कहानियां मिली, जैसे टेज हिक्स की कहानी। हाँ। उन्हें उनकी माँ ने अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान बनाई रजाई उनके जन्म पर दी थी। 40 साल बाद भी वो रजाई उनके पास है। कई बार मरम्मत हुई है और उसमें टेस की माँ की शादी की पोशाक और पिता की शर्ट के टुकड़े भी लगे हैं। अरे वाह, सूची कितनी यादें जुड़ी होंगी उससे। सच में ये तो अनमोल है। एक और कहानी डैफ्नी क्रेनफील्ड की है। उनकी बहू शेरन और बेटी मैरी ने उनकी बनाई रजाइयों की तस्वीरें शेयर की। डैफ्नी ने ये सारी रजाइयां हाथ से सिली थीं। उनके पास सिलाई मशीन नहीं थी। हाथ से पूरी रजाई? हाँ, हर रजाई पर हाथ से काढ़ा हुआ एक मोनोग्राम होता था, जिसमें उनका नाम और रजाई बनाने की तारीख लिखी होती थी।
उन्होंने अपने पति की पुरानी टाई, घर की पुरानी चादरें सब इस्तेमाल किया। ये रजाइयां उनके हुनर, उनके धैर्य और उनके प्यार की कहानी कहती हैं। ये कहानियां सुन के लगता है कि रजाई सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तो भावनाओं का ताना बाना है और इनका एक सामाजिक पहलू भी है, कम्युनिटी कनेक्शन। हाँ बिल्कुल। पुराने जमाने में औरतें अक्सर साथ बैठकर रजाइयां बनाती थीं। ये उनके लिए मिलने जुलने, बातें करने और अपनी कला दिखाने का मौका होता था। और दिलचस्प बात यह है कि कोविड महामारी के दौरान जब लोग घरों में बंद थे तो पैचवर्क और क्विल्टिंग का चलन फिर से बढ़ा। अच्छा। हाँ, कई कम्युनिटीज ने मिलकर पैंडेमिक क्विल्ट या क्वारंटीन क्विल्ट बनाई, जो उस मुश्किल दौर के अनुभवों को दर्ज करती हैं। लंदन के हॉन्सलो बरों की कम्युनिटी क्विल्ट इसका उदाहरण है, जिसमें लॉकडाउन से लेकर NHS को श्रद्धांजलि तक सब कुछ है। लंदन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के लिए बनी रजाई भी लंदन ट्रांसपोर्ट के इतिहास को दिखाती है। ये सब दिखाता है कि रजाई बनाना सिर्फ एक पर्सनल हॉबी नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने का भी एक जरिया है। और इन विचारों का स्रोत भी omai.com है ना? हाँ बिल्कुल। तो हमने सोशल मीडिया ग्राफिक्स के पीछे के कह सकते हैं ठंडे लॉजिकल सिद्धांत देखें और फिर पैचवर्क रजाइयों की वो गर्मजोशी और भावनाएं महसूस की। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों दुनियाओं को और असल में किसी भी हाथ से बनी चीज को क्या चीज जोड़ती है। omai.com पर उमा नाम की एक महिला की कहानी का जिक्र है। उमा एक ऐसी संस्था से जुड़ी है जहां कारीगर बहुत हुनरमंद हैं, सुंदर चीजें बनाते हैं, लेकिन बिक्री कम है। उमा को लगता है कि कमी दृश्य अपील यानी विजुअल अपील में है। तो ये विजुअल अपील आखिर है क्या? ये गायब कड़ी क्या है? ये गायब कड़ी है दृश्य भाषा, मतलब विजुअल लैंग्वेज की समझ। जैसे बोलने वाली भाषा में शब्द होते हैं, ग्रामर होती है, वैसे ही विजुअल लैंग्वेज के भी कुछ मूल तत्व हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स। ये हर क्राफ्ट, हर डिजाइन पर लागू होते हैं। पहला और शायद सबसे शक्तिशाली तत्व है रंग, कलर। रंग तो हम सब पहचानते हैं, पर डिजाइन में इनका इस्तेमाल कैसे होता है? खास क्या है? रंगों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। उन्हें मोटे तौर पर ठंडा, नीला, हरा, जो शांति, ठंडक का एहसास देते हैं, और गरम, लाल, पीला, नारंगी, जो ऊर्जा, गर्मी दिखाते हैं, में बांटा जा सकता है। रंग मूड बना सकते हैं, जैसे पेस्टल रंग कोमलता और शांति दर्शाते हैं, जबकि गहरे रंग अधिकार, गंभीरता या कभी-कभी नेगेटिविटी भी। अच्छा। रंग जगह का एहसास भी बदल सकते हैं। गहरे रंग चीजों को छोटा या सिकुड़ा हुआ दिखाते हैं, हल्के रंग उन्हें बड़ा या फैला हुआ। डिजाइनर अलग-अलग कलर स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोनोक्रोमैटिक, एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कलर व्हील पर आमने सामने वाले रंग जो कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, एनालॉगस, आसपास के रंग जो हार्मनी बनाते हैं। सही रंग चुनना प्रोडक्ट के मूड और मैसेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। रंग के बाद अगला तत्व? दूसरा तत्व है आकार बनाम रूप, शेप वर्सेस फॉर्म। आकार मतलब शेप, वो 2D होता है, किसी चीज का बाहरी खाका, जैसे किसी तस्वीर में। रूप यानी फॉर्म, वो 3D होता है, मतलब असली चीज जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई हो। अब सोचिए, ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या देखते हैं? प्रोडक्ट का रूप नहीं, उसका आकार देखते हैं। तस्वीर में? हाँ सही बात है, सिर्फ तस्वीर ही दिखती है। कि तस्वीर का आकार बहुत ज्यादा मायने रखता है। चीज असल में कितनी भी अच्छी हो, अगर उसकी ऑनलाइन तस्वीर का आकार आकर्षक नहीं है तो ग्राहक शायद क्लिक ही ना करे। और बच्चों के प्रोडक्ट्स में वो मछली, बिल्ली जैसे आकार क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं, वो जाने पहचाने आकार हैं। समझ गया। ऑनलाइन दुनिया में आकार ही पहली पहचान है। और रेखा, लाइन? तीसरा तत्व है रेखा, लाइन। रेखा सिर्फ दो बिंदुओं को जोड़ने वाली लकीर नहीं है, यह हमारी नजर को दिशा देती है, गाइड करती है। सीधी खड़ी रेखाएं वो ताकत, स्थिरता या फॉर्मेलिटी का एहसास दे सकती हैं। आड़ी रेखाएं शांति और स्थिरता का, जबकि घुमावदार या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वो गति, ऊर्जा, चंचलता या इनफॉर्मेलिटी दिखा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक सादी नीली ड्रेस, अगर उस पर सीधी खड़ी लाइंस प्रिंट हो तो वो ज्यादा फॉर्मल लगेगी। हाँ। अगर उसी पर लहरदार रेखाएं हो तो वो कैजुअल लगेगी। ये रेखाएं कपड़े के प्रिंट में हो सकती हैं, किसी बर्तन के किनारे पर या किसी फर्नीचर के डिजाइन में। ओके। और चौथा तत्व? बनावट, टेक्सचर। हाँ, बनावट, टेक्सचर।
ये वो चीज़ है जिसे हम न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि छूकर महसूस भी कर सकते हैं। खुरदुरा, चिकना, मुलायम, रेशमी, चमकदार, मैट। बनावट प्रोडक्ट को एक खास एहसास देती है। एक खुरदुरी मिट्टी के बर्तन का टेक्सचर हमें ज़मीन से जुड़ा महसूस करा सकता है, जबकि रेशमी कपड़े का टेक्सचर लग्जरी का। बनावट चीज़ की क्वालिटी और वैल्यू के बारे में भी संकेत देती है। ये टेक्सचर असली हो सकता है, जैसे लकड़ी का खुरदुरापन, या नकली भी, जैसे किसी सतह पर पेंट से बनाई गई बनावट। ये चारों तत्व रंग, आकार, रेखा, बनावट ये मिलकर किसी भी क्राफ्ट या डिजाइन की विजुअल लैंग्वेज बनाते हैं। और उमा की जुनाती पर वापस लौटें तो उन कारीगरों को शायद अपने हुनर के साथ साथ इस विजुअल लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा, ताकि उनके प्रोडक्ट ग्राहकों को ज्यादा अपील करें। क्योंकि हम चीजें सिर्फ उनकी जरूरत के लिए नहीं खरीदते, है ना? अक्सर कोई चीज हमें बस अच्छी लगती है। बिल्कुल। खरीदारी का फैसला अक्सर इमोशनल होता है, भावनात्मक। विजुअल लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस मन से, हमारी इच्छाओं से, हमारी सामाजिक मान्यताओं से जुड़ती है। omai.com का लेख इसी बात पर जोर देता है। बच्चों के लिए हम अक्सर चटकीले रंग और कार्टून वाले कपड़े क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये उन्हें पसंद आएंगे, उनके बचपन से मेल खाते हैं। हाँ, और किसी जरूरी मीटिंग के लिए हम गहरे रंग के सादे डिजाइन वाले कपड़े या एक्सेसरीज क्यों चुनते हैं? क्योंकि समाज में उन्हें गंभीरता और औपचारिकता से जोड़ा जाता है। तो एक सफल डिजाइनर या कारीगर के लिए सिर्फ चीज बनाना ही काफी नहीं है। उसे ये भी सोचना होगा कि उसका ग्राहक कौन है, उसकी उम्र, पसंद नापसंद, लाइफस्टाइल क्या है, मतलब डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा, उसकी यूटिलिटी क्या है। हाँ, फिर इन बातों को ध्यान में रखकर रंग, आकार, रेखा, बनावट जैसे एलिमेंट्स का चुनाव करना होगा। और हाँ, आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या हैं, उस पर भी नजर रखनी होगी। सही कहा। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। इसमें कला, मनोविज्ञान और बाजार की समझ सब मिलकर काम करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया की एक छोटे से ग्राफिक से लेकर एक पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई रजाई और एक हाथ से बने कटोरे तक, इन सब में एक चीज कॉमन है। वो है विजुअल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, उनका संयोजन, जो बिना बोले एक कहानी कहता है, एक एहसास जगाता है और देखने वाले से एक रिश्ता बनाता है। ये जानबूझकर किए गए डिजाइन और हमारी उसे समझने की मानवीय क्षमता, उसका संगम है। और निचोड़ यही है कि विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये तेजी से काम करता है, अक्सर हमारे जाने बिना ही हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे फैसलों पर असर डालता है। चाहे हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों, किसी म्यूजियम में आर्ट देख रहे हों या बाजार में सब्जी खरीद रहे हों, हर जगह। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने के लिए जरूर। हमने रंग, रेखा, आकार, बनावट जैसे तत्वों की बात की, लेकिन सोचिए, जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम किसी चीज या तस्वीर को देखते हैं, वो उसके विजुअल मैसेज को कैसे बदल देता है। कल्पना कीजिए एक पेंटिंग की। वही पेंटिंग जब एक आर्ट गैलरी की दीवार पर टंगी हो और जब उसी पेंटिंग की तस्वीर एक टी-शर्ट पर छपी हो, क्या बदलता है? मैसेज वही रहता है या उसका मतलब बदल जाता है, और क्यों? इस पर विचार कीजिएगा। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। कॉन्टेक्स्ट कितना मायने रखता है। ये गहरी और दिलचस्प चर्चा omai.com पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके तैयार की गई थी। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को इस विजुअल लैंग्वेज की नज़र से देखते रहिए। आपको यकीनन बहुत कुछ नया नजर आएगा।